है आपका हमारे चैनल पर। 12वीं रजिस्ट्रेशन के बारे में हम पहले एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने फॉर्म नंबर 10A में कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट चाहिए तो उसका पूरा प्रोसेस हमने एक्सप्लेन किया है। सिर्फ एक्सप्लेन ही नहीं, हमने ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरते हैं, उसे कैसे सबमिट करते हैं, वो भी उसमें हमने पूरा ऑनलाइन पोर्टल पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाके एक्सप्लेन किया है। अब 12 में जब हम सबमिट कर देते हैं, फॉर्म नंबर 10A में अप्लाई करते हैं 12 के रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके सक्सेसफुल सबमिशन के बाद डिपार्टमेंट जो है, जो भी आपने जिस किसी ऑफिसर के सामने अपनी रिक्वेस्ट डाली है, वो फॉर्म ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता है। तो फिर डिपार्टमेंट आपसे कुछ क्वेरीज पूछ सकता है। अगर वो या तो वो अगर फुल्ली सेटिस्फाइड है आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर, तो वो आपको इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। पर आजकल ऐसा केस कभी होता नहीं है। वो हमेशा आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं, आपकी ट्रस्ट के बारे में जानना चाहते हैं, आपने जिस जैसी सोसाइटी में रजिस्टर किया है वो सही है, आप क्या उसमें काम करते हैं, आप एलिजिबल है कि नहीं ये रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सारी इंक्वायरीज जो है डिपार्टमेंट अपनी तरफ से करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। तो अब 10A के बाद, 10A सक्सेसफुली अप्लाई करने के बाद डिपार्टमेंट की क्या प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें हमें कैसे रिप्लाई करना है, उन प्रोसीडिंग्स का आंसर कैसे करना है, आज का ये वीडियो मेरा उसी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 10A सबमिट करना ही सब कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ आपका 10% पार्ट है। वो 10% पार्ट सक्सेसफुली हो गया, अभी जो 90% पार्ट बचा हुआ है वो है इसकी प्रोसीडिंग्स में ठीक से अच्छे से कंप्लायंस करना। तो आपको मेरे साथ एंड तक बने रहना है इस पूरे वीडियो में, क्योंकि मैं आपको फिर से ऑनलाइन साइट पे लेके जाऊंगी। जो हमने पिछला वीडियो बनाया हुआ है, फॉर्म नंबर 10A जिसमें भरा था, उसी को हम आगे देखते हुए, उसी की कंटिन्यूएशन वाला ये वीडियो है, उसी से हम आगे चलेंगे। और डिपार्टमेंट ने हमसे क्या क्वेरीज रेज की हैं, उसे हमें कैसे सोल्यूशन देना है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको 12 रजिस्ट्रेशन जो है वो 10A में अप्लाई करना होता है, और वो हमने इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in वाले पोर्टल पे फाइल कर दिया था सक्सेसफुली। अगर आपको ATG भी अप्लाई करना है तो आप दोनों चीजें एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। ATG का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो फॉर्म नंबर 10G भर के जाता है, तो बट ATG आप पहले अप्लाई नहीं कर सकते, आपको 12A ही पहले अप्लाई करना होगा। इमीडिएटली 12A अप्लाई करने के बाद आप ATG के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन होता है 12A का, जो हम फॉर्म नंबर 10A में भरते हैं, वो हम ऑटोमेटिकली ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाता है। आप जब अपने पैन से लॉगिन करेंगे तो वो वहाँ ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो किस ऑफिसर के पास पोस्टेड रहेगा। नॉर्मली जो कमीशन फाइल्स जाती हैं प्रोसेस होने के लिए। तो मैंने आपको पिछली बार सिर्फ थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था कि जो 12AA होता है, आगे का उसका प्रोसीजर क्या होता है। तो जो प्रिंसिपल कमिश्नर होते हैं, जब उनके पास आपकी फॉर्म नंबर 10A की एप्लीकेशन पहुंचती है, उसके साथ आपने जो जो अटैचमेंट्स लगाए होते हैं उसको पूरा देखने के बाद अच्छे से वो स्टडी करते हैं, और फिर उसके बाद वो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं जो उन्हें लगता है कि जानना जरूरी है कि आप अपनी सोसाइटी में कौन सा काम करते हैं, या आप कौन सी चैरिटी वाला काम करना चाहते हैं, या कौन सा आप समाज सेवा का काम करना चाहते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, द प्रिंसिपल कमिश्नर or commissioner on receipt of an application for registration of a trust or institution shall call for such documents or information from the trust or institution as he thinks necessary in order to satisfy himself about the। अब वो किस पॉइंट पे क्वेरी रेज करेंगे, वो उसके ये दो बेसिक पैरामीटर्स हैं। इसके अलावा भी वो इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, बट ये जो दो पैरामीटर्स ये बहुत बेसिक हैं। उसमें सबसे पहला आता है दी जेन्युइननेस ऑफ एक्टिविटी ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। तो वो आपकी जेन्युइननेस जानना चाहते हैं। 10A का रजिस्ट्रेशन यूं ही वो नहीं देते सबको। जब वो आपकी एक्टिविटीज की जेन्युइननेस की पुष्टि कर लेंगे, जब वो सेटिस्फाइड हो जाएंगे, तभी वो आपको 10A देंगे। एंड उसके साथ साथ द कंप्लायंस ऑफ सच रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनी अदर लॉ
for the time being enforced by the trust or institution as a material for the purpose of achieving its object, and it also makes such inquiries as he may deem necessary in this behalf. तो आप देख सकते हैं सोसाइटी जो है अगर उसने कोई भी ऐसा मोटो रखा है अपना या कोई भी अपना ऐसा ऑब्जेक्ट रखा है जिसमें उसे बाकी के दूसरे लॉज के साथ कंप्लायंस करना है, तो कमिश्नर जो कमिश्नर होते हैं, एग्जेम्पशन कमिश्नर होते हैं, वो इस चीज का भी एंट्रेंस चाहते हैं कि कहीं भी कोई वो सोसाइटी जो है अपने फॉर्मेशन की वजह से वहां के लॉस को डिफीट तो नहीं कर रही है। इसके बारे में वो इंक्वायरीज करते हैं। एंड मैंने ये भी बताया था कि अगर वो ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं करेंगे, 6 महीने तक आपकी एप्लीकेशन को अगर वो पेंडिंग रखेंगे, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन आपको 12 ए में 12 AA जो सेक्शन है उसके अंडर आपको मिल जाएगा। तो ऐसा अब होता नहीं है। ये वाला क्लॉज तो डिपार्टमेंट के ऊपर टाइमली मैनर में वो इसे कंप्लीट कर सके, इसलिए ये वाला क्लॉज डाला गया है सीबीडीटी ने। बट देन डिपार्टमेंट, अब क्योंकि आप सारी चीजें ऑनलाइन सबमिट करते हैं, तो डिपार्टमेंट आपको इमीडिएटली सारी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके आपकी एप्लीकेशन की क्वेरीज वो रेज करते हैं, एंड फिर उसके बाद वो आपको पर्सनल हियरिंग का मौका देते हैं। एंड पर्सनल हियरिंग के बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, चेक करते हैं। पर्सनल हियरिंग अगर आप नहीं भी चाहें आप उसे ऑनलाइन कर सकते हैं, बट जहाँ आपको फिजिकली डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपीज दिखानी होती है वहां पे ऑफ कोर्स पर्सनल हियरिंग की रिक्वायरमेंट आती है। तो वो जैसा भी होता है वो आपको नोटिस में इंटीमेट करते हैं। तो अब टाइम आ गया है कि मैं आपको साइट पे लेके चलूँ और वहां पे मैं आपको बाकी की चीजें एक्सप्लेन करूँ। तो हम चलते हैं अभी इनकम टैक्स के होम पेज पे, वेब पोर्टल पे चलते हैं। अब हम इनकम टैक्स के वेब पोर्टल पे आ गए हैं और हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैंने डिटेल्स डाल दी हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले वर्क लिस्ट में जाऊंगी। पहले तो मैं आपको वो बता दूं जहां हमने वो फाइल किया था। व्यू रिटर्न्स एंड फॉर्म्स में जाएंगे। ये मैं आपको वो बता रही जहां हमने अपना फॉर्म नंबर 10A फाइल किया था। हम यहाँ पे अदर फॉर्म पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ये 26 नवंबर 2020 को ये वाली एप्लीकेशन की। इसको आप यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर भी आप देख सकते हैं। तो ये हमने नवंबर में फाइल किया था। अब हम जाते हैं हमारे वर्क लिस्ट में इसका स्टेटस देखने के लिए। तो फॉर योर एक्शन के लिए अब हम चेक करेंगे ई असेसमेंट प्रोसीडिंग्स पे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की तरह इन्होंने इसे लिया है, तो आप देखेंगे ये अप्रूवल अंडर सेक्शन 12A में प्रोसीडिंग का नाम है। प्रोसीडिंग स्टेटस इसमें ओपन आ रहा है। प्रोसीडिंग लिमिटेशन डेट इसमें 31 मई 2021 आ रहा है। प्रोसीडिंग का स्टेटस इसमें आप देखेंगे अंदर एक क्वेश्चन आया है, डिपार्टमेंट ने इशू किया 4 जनवरी को इशू किया है, जिसका रिस्पांस जो है वो 15 जनवरी तक जाना चाहिए था। इन्होंने हमें 10 दिन का टाइम दिया था कि आप इसको सबमिट कीजिए, बट अभी ये क्लोज हुआ नहीं है क्योंकि जब हमारे पास ये नोटिस आया तो हमारे पास, क्योंकि इन्होंने जो क्वेश्चन आया, मैं आपको सब क्वेश्चन आया ओपन करके बताती हूँ, ये बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आया है। सो इफ यू सी दिस क्वेश्चन आया, इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं, अराउंड 26 पॉइंट्स है, जिसमें सब में आपको अटैचमेंट्स लगानी है। मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो वो 26 की पॉइंट्स का जो अनेक्शन है, अटैचमेंट्स जो लगाने हैं, उसको बनाने में मुझे समय चाहिए था एंड कुछ इंफॉर्मेशन भी कोलेक्ट करनी थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं बिग वन। इसका मैं स्टार्टिंग का पेज रीड कर देती हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसमें एग्जाम्पशन लिखा हुआ है, लेट अस गो टू द सब्जेक्ट। तो मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ, तो लेट मी रीड आउट क्लियरली। सो यहाँ पे आप देखेंगे इन्होंने एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इन्होंने हमें बताया कि आपकी एप्लीकेशन हमको 26/11 को मिल चुकी है एंड आपको ये डॉक्यूमेंट 15 जनवरी तक मेरे ऑफिस में सबमिट करने हैं। इसके नीचे का पैराग्राफ आप देखेंगे,
वैसे नॉर्मली ये वाली जो प्रोसीड होती है इसमें आपको एग्जेम्पशन, कमिश्नर ऑफ एग्जेम्पशन के पास जाना पड़ता है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी फाइल लेके फिजिकली, सो दैट आप उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखा सके एंड वो अपना सेटिस्फैक्शन कर सके। बट यहाँ पे आप नीचे का ये पैराग्राफ देखिए, इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, ड्यू टू द करंट COVID-19 pandemic situation, all communication should be done through email only on or before the stipulated date. In case of requirement of original documents, scanned copy of the document is to be submitted. The document should be scanned in such a way that the date of scanning is visible and evident. The document may be scanned along with the newspaper of that day in such a way that the date of the newspaper is visible along with the document. तो आप ये देख सकते हैं, जो आपका पर्सनली मिलने का जो रिक्वायरमेंट है वो इन्होंने इस चीज से सब्स्टिट्यूट कर दिया है COVID-19 पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से। अदरवाइज आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कॉपी में लेके जाने होते हैं, सो दैट वो उसकी जो आपने कॉपी दी है उसको वो उससे वेरीफाई कर सकते हैं। तो आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से स्कैन कीजिए करंट डेट के न्यूज़पेपर के साथ, सो दैट उन्हें पता चले कि ये जो स्कैनिंग की है वो आपने आज की डेट में या उस पर्टिकुलर डेट में ही की है, एंड देयर इज नो हैंकी पैंकी, कुछ भी गलत आप नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ये इन्होंने बहुत क्लियर दिया हुआ है। दूसरा क्लियर इंस्ट्रक्शन ये है, दिस क्वेश्चनर इज नॉट वैलिड इन केसेस वेयर द एप्लीकेंट इज ऑलरेडी हैविंग 12 AA or 12A certificate and is mistakenly applied for registration for the income tax act. Hence, in such cases, the applicant is requested to withdraw his application so that necessary withdrawal order may be passed. The applicant may reapply again after 1/4/2021 in order to get registered under Section 12AB. Further, it is also clarified that applying in Form 10A derives conclusion of requesting registration under Section 12AA only and not under Section 12AB. तो हम सिर्फ 12A के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, तो ये पॉइंट उन के लिए एप्लीकेबल है जो कुछ और तरीके से भी इसे अप्लाई करना चाहते हैं। So now if you see this question आया, this is a very lengthy question आया, मैं आपको फटाफट इसको पॉइंट्स बता देती हूँ कितने सारे पॉइंट्स उन्होंने क्वेश्चन आया में मांगे हैं। दिस इज 26 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन आया है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो क्वेश्चन ये लोग जो बनाते हैं ये उसी के बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि इनके पास ऑलरेडी छपा हुआ होता है एंड ये उसको सबको कॉमन भेज देते हैं। आपको जो क्वेश्चन होता है इसका बहुत इन डेप्थ एक एक पॉइंट आपको पढ़ना है, बिकॉज जो डॉक्यूमेंट्स आप फॉर्म नंबर 10A के साथ सबमिट करते हैं, जैसे आपने बायलॉ सबमिट किए, आपने मेमोरेंडम सबमिट किया, आपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट किया, आपने सोसाइटी के ऑब्जेक्ट सबमिट किए, ये सारी चीजों को वो अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद वो उसमें आप उनको आपसे और क्या चीजें चाहिए उसके ऊपर ये क्वेश्चन रेज करते हैं। तो एक एक पॉइंट जो होता है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, बिकॉज ये सब आपके ही ट्रस्ट से रिलेटेड है एंड आपकी डॉक्यूमेंट की कमी बताते हैं। इस कमी को आपको पूरा करना है अगर आपको एक ही बार में बहुत ही क्लियर कट रजिस्ट्रेशन करनी तो। ध्यान रखिए, मैंने आपको हमारी प्रीवियस स्लाइड पे बताया था कि इन्हें सिर्फ दो चीजें चेक करनी होती है कि आपकी सोसाइटी जो है वो जेन्युइन है, जेन्युइन ऑब्जेक्ट लेके चल रही है एंड उसका वाकई में जो पर्पस है, जो ऑब्जेक्ट है वो उसी के बेसिस पे काम कर रही है। सेकेंड, इनका मेन मोटिव था कि आप कोई भी लोकल लॉज या कोई भी लॉज इम्पोज जो है उसको आप डिफीट नहीं कर रहे हो, उन लॉज का अबाइडेंस कर रहे हो एंड आप उन लॉज के अकॉर्डिंग चल रहे हो एंड कोई भी लॉज के अगेंस्ट आप काम नहीं कर रहे हो। ये दो चीजें वो बहुत ध्यान से रखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया है ये उन्हीं सारी चीजों की पुष्टि करने के लिए उन्होंने एक क्वेश्चन आया दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको इसमें पॉइंट बता दूं, ये बाद में मुझे पता चला जब इसमें पढ़ा, तो जब हम लॉज बायलॉज और डीड पढ़ते हैं तब हमें इसका आइडिया होता नहीं है कि वो ये वाला क्लॉज भी हमको डालना चाहिए। तो ये उन लोगों के लिए भी जरूरी है, आप ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को कि जब भी आप बायलॉज या कुछ भी आप ऐसा ड्राफ्ट करते हैं, ये ड्राफ्टिंग की कमी है जो उस बायलॉज में थी और उसकी वजह से हमारे पास ये क्वेश्चन आए में 3-4 पॉइंट एडिशनल ऐड हो गए। सबसे पहले तो ये कि आपकी जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आपने जो ट्रस्ट डीड बनाई है उसमें जो है इररिवोकेबिलिटी क्लॉज नहीं है।
आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है दिस इज इररिवोकेबिलिटी क्लॉज। तो डिपार्टमेंट कह रहा है कि अब आपको अपनी ट्रस्ट डीड को अमेंड करना है एंड इसमें इररिवोकेबिलिटी क्लॉज को डालना है। दूसरी चीज, इसमें एक क्लॉज ये भी नहीं है बेनिफिशियरीज को लेके कि दैट द बेनिफिशियरीज आर अ सेक्शन ऑफ पब्लिक एंड नॉट स्पेसिफिक इंडिविजुअल। तो एक ये वाला पॉइंट भी इनके ट्रस्ट डीड में नहीं है, इसीलिए ये क्वेश्चन आयर में ये वाला पॉइंट स्पेसिफिकली रेज किया है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे इसमें, योर ट्रस्ट डीड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव एनी क्लॉज प्रोवाइडिंग दैट इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ट्रस्ट सोसाइटी नॉन प्रॉफिट कंपनी the funds assets of the trust society non-profit company will be transferred only to some other trust society non-profit company having similar objectives। ये क्लॉज भी होना चाहिए था। तो जिसमें भी इसकी ड्राफ्टिंग की है उसमें तीन चार इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसे मिस कर दिया है। तो अगर ये ड्राफ्टिंग के समय पे फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें ड्राफ्टिंग आपको कैसे करनी होती है, विल बनाना है या आपको कोई एग्रीमेंट बनाना है या पार्टनरशिप डीड बनानी है, उसमें क्या क्या बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने ट्रस्ट के ऊपर नहीं बनाया अभी तक, बट आई एम श्योर आई विल मेकिंग इट सोन, क्योंकि अगर ऐसी ऐसी जो मिस्टेक है, ये मिस्टेक है ना, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की मिस्टेक है, अब उसको आपको सही करने में टाइम लगेगा। तो अगर ये वाले पॉइंट्स आपके बाकी जो छोटी मोटी चीजें मांगी है, रिटर्न फाइल्ड, आपका पिछले साल 3 साल में आपने क्या किया उसका ब्यौरा दो, ऑडिटेड रिटर्न्स दो, एंड बहुत सारी जो दूसरी चीजें हैं वो बहुत प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। बट ये वाली जो चीजें हैं ना, ये जो ट्रस्ट के डीड में जो अमेंडमेंट चाह रहे हैं, दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर ये सारे पॉइंट्स मेरी, अब ये वाला जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, योर ट्रस्ट डीड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डज नॉट हैव एनी क्लॉज प्रोवाइडिंग दैट द फंड्स प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रस्ट विल यूज ओनली फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द सोसाइटी। ये सिर्फ वन लाइनर्स होते हैं जिसे हमें डीड में ऐड करना होता है, ट्रस्ट डीड जब हम बनाते हैं। सो यू हैव टू बी सो स्पेसिफिक, बिकॉज जब आपका जो ट्रस्ट का डीड होता है, जो एग्रीमेंट में हमेशा एम्फोसाइज करती हूँ कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट बनाएं उसमें वो क्लॉजेस डालें जिससे दोनों ही पार्टीज का बेनिफिट रहे, एंड वो क्लियर कट आपका जो एग्रीमेंट है वो इट शुड स्पीक आउट क्लियरली कि ये पॉइंट ऐसा है, ऐसा ही होना है। आप उसे ओपन फॉर डिस्कशन वाला कोई पॉइंट रहना नहीं चाहिए when those are important points। तो मैं अपने एग्रीमेंट्स में हमेशा विटनेसेस लगाना और वो सारी चीजें बहुत एम्फोसाइज करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से रखने हैं आपके, आपने अगर एग्रीमेंट 25 या 50 पॉइंट का बनाया है तो उसमें इंपॉर्टेंट 25 पॉइंट जो होने हैं वो होने ही हैं। अगर आप सिर्फ 25 पॉइंट में ही अपना एग्रीमेंट वाइंड ऑफ कर दो, नो प्रॉब्लम, बट वो जो इम्पोर्टेंट 25 है वो 25 इम्पोर्टेंट होने ही चाहिए। उसके ऊपर बेशक आप एक एक्स्ट्रा कॉमन और जनरल वाला पॉइंट डालो, नहीं डालो, दैट्स ओके। तो यहाँ पे फंड्स के ऊपर कोई पॉइंट नहीं था हमारी ट्रस्टी में, उसकी क्वेरी है। इफ द ट्रस्टेड एमओए आर इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, ऑफ कोर्स अगर आपने उसे लोकल लैंग्वेज में बनाया है तो आप उसकी कॉपी इंग्लिश या हिंदी में दीजिए। इसमें तो खैर वी हैव नो प्रॉब्लम, ये हमारी ऑलरेडी हिंदी में ही बना हुआ है। सो यू कैन सी दैट ये वाले जो 4 पॉइंट्स है ना, इसकी वजह से मैं आज पूरा रिप्लाई नहीं सबमिट कर पाऊंगी। आई विल बी ऑप्टिंग फॉर अ पार्शियल रिप्लाई। इसमें ये देखो, प्लीज फाइल एन अंडरटेकिंग दैट देयर विल बी, अंडरटेकिंग तो आप दे सकते हो कभी भी किसी भी समय, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये जो 4 पॉइंट्स बताए जो ट्रस्ट डीड से रिलेटेड है, सो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू ट्रस्ट डीड, तो आपको ध्यान में रखना होगा आपकी डीड में अमेंडमेंट होगा। अमेंडमेंट इज गोइंग टू टेक टाइम। आपको अपने ट्रस्टीज एंड सारे लोगों को एक साथ लाना होगा। यू विल हैव टू पुट बिफोर देम एंड देन यू विल हैव टू चेंज इट। आपको चेंजेस कराने होंगे, एग्जीक्यूट करना होगा, सो दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। सो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ध्यान रखिए व्हेनेवर यू आर ड्राफ्टिंग, आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, आप एक लीगल एक्सपर्ट की राय लीजिए, डोंट डू इट योरसेल्फ। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको आगे परेशान कर सकती है, उसमें तो उस समय तो आप बना लेते कि हाँ बन गया, बट देन आप उसको थोड़ा लीगल वेटिंग कराइए उसकी। देयर इज नो हार्म, आप कुछ कुछ जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत वेटिंग में अगर खर्च होता है, दैट शुड बी अ विन विन सिचुएशन, आपका ही फायदा है। अब देखिए, अब आपका ये जो 12 है
उसकी प्रोसीडिंग्स में हमें इसमें पार्शियल रिप्लाई देना होगा, बिकॉज अभी हम इसकी ट्रस्ट डीड को अमेंड कराने के प्रोसेस में लग जाए। So, अगर ये ट्रस्ट डीड में ये पॉइंट्स नहीं होते तो ये पॉइंट्स हमारे क्वेश्चन आयर में नहीं आते एंड हम बाकी के पॉइंट्स का बहुत एक ही वन शॉट में आंसर देके इसको क्लोज कर देते। सो आई विल बी सबमिटिंग अ पार्शियल रेस्पॉन्स। अब मैंने आपको इसके क्वेश्चन आयर के पॉइंट्स बता दिए हैं। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अब मैंने इसकी डेडलाइन मिस कर दी है। डेडलाइन मिस इसलिए कर दी है क्योंकि ये मुझे बाय 15 सबमिट करना था। मैंने इसमें रेस्पॉन्स में एडजॉर्नमेंट मांग लिया है। मैंने पहले भी अपने एक एडजॉर्नमेंट पर वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एडजॉर्नमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको एडजॉर्नमेंट कैसे सीख करनी है, तो उसको ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि अगर आपके पास कोई नोटिस आया है, बाई चांस आपने उसको मिस कर दिया है, आप उसको देख नहीं पाए हो और फिर आप एक ऐसे समय पर देखते हो कि वो बस आपको कंप्लाई करने का ही टाइम आ गया है और आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास आधी इंफॉर्मेशन है, नो प्रॉब्लम, आप इमीडिएटली एडजॉर्नमेंट सीख कीजिए। डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि आपने नोटिस एक्सेप्ट किया है एंड आप उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, वरना ये वो लोग यहाँ पे रेस्पॉन्स सबमिट करने का ऑप्शन क्लोज कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो हमें रेस्पॉन्स वाले पेज पर लेके जाएगा एंड देन रेस्पॉन्स टाइप में, क्योंकि ये रिप्लाई में 22 पॉइंट 26 पॉइंट्स का ये क्वेश्चन आया है, तो एक ही आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 10 अटैचमेंट्स लगा सकते हैं आप। तो अब क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट 22 अटैचमेंट्स लगाने हैं, तो मैं इसमें यहाँ पे पार्शियल रिप्लाई सबमिट करूंगी। फुल रेस्पॉन्स नहीं कर सकती, पार्शियल रेस्पॉन्स ही सबमिट होगा, बिकॉज मुझे कम से कम 2 से 3 बार में इसकी रिप्लाईज सबमिट करनी होगी। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वो 26 पॉइंट्स का जो डिटेल्स उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगी है वो हमारी तैयार है। जब हमने 12 के लिए अप्लाई किया था वो तभी हमारे पास तैयार थी, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं, तो वो अब हमारे पास तैयार है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक नॉर्मल सा रिप्लाई लिख देती हूँ। Attachments are attached herewith. All we desire. अब मैं यहाँ पर अटैचमेंट ध्यान रखिए आप कि अटैचमेंट्स जो है वो आपको पीडीएफ में एक्सएलएसएक्स या सीएसवी फॉर्मेट में ही आप लगा सकते हैं एंड मैक्सिमम आप 10 अटैचमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल अटैचमेंट 10 MB से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। अगर आप एक्सीड कर जाएंगे तो ये आपका रिप्लाई सबमिट करने नहीं देगा। तो अगर आपका ऐसा कोई रिप्लाई है तो उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। कोई भी ऐसा अटैचमेंट है जो 10 MB क्रॉस कर रहा है, आप एडवाइजेबल है कि आप उसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करके फिर उसे सिंगल अलग अलग डिफरेंट अटैचमेंट करके आप लगाएं। सो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट हियर। मैं यहाँ पे अब क्योंकि मेरा ये 12 का जो रेस्पॉन्स में प्रोसीडिंग्स का रेस्पॉन्स जो सबमिट कर रही हूँ उसमें नॉर्मली ये सारी चीजें मैच होती नहीं है जो इसके ड्रॉप डाउन में आती हैं ऑटो वाली। इसमें मैक्सिमम आप नोट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज है, एक ये वाला ऑप्शन है, या बैलेंस शीट P&L है, या ऑडिट रिपोर्ट है, आप ये इसमें से दे सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट है वो इसमें से आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जो फेवरेट ऑप्शन है जो कि अदर्स है, मैं अदर्स सेलेक्ट करके इसके डिस्क्रिप्शन में एंट्री करके एंड देन फिर इसमें अपनी डिटेल्स एंटर करूंगी। तो मैं यहाँ पे अदर्स में यहाँ लिख देती हूँ कवरिंग रिप्लाई। मैंने कवरिंग रिप्लाई बनाया हुआ है सारे पॉइंट्स के लिए, तो मैं उसको अटैच करूंगी यहाँ से। मैं यहाँ से चूज करूंगी, तो मैंने चूज कर लिया है। मैं फिर से ऐड करूंगी, इसमें ऐड करके मैं यहाँ भी फिर से जितने मुझे अटैचमेंट्स लगाने हैं 1 बाय 1 मैं अटैचमेंट्स इसमें से सेलेक्ट करके लगाती जाऊंगी। तो ये अटैचमेंट्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं एंड अटैच कर दिया है। तो मैंने इस वाले रिप्लाई में 9 अटैचमेंट्स लगाए हैं। I declare to the best of my knowledge and belief the information furnished in the statement। इसका डिक्लेरेशन अब हम यहाँ पे एग्री करने के बाद ये कंटिन्यू का बटन हाईलाइट होता है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही वो आपसे कंफर्म करेगा कि आपको इसे कैसे वेरीफाई करना है। मुझे इस वाले ऑप्शन पे हमेशा बहुत बार कमेंट्स पूछा जाता है कि ईबीसी और डीएससी इनके अगर हम नो कर देते हैं तो क्या हमारा रिप्लाई सबमिट होता है।
तो मैंने पहले भी अपने वीडियोस जो मैंने ऑनलाइन बनाए हैं उसमें मैंने बहुत क्लियरली बताया, आप नो भी करेंगे तो भी आपका रिप्लाई सबमिट होता है। तो मैंने यहाँ पे नो क्लिक कर दिया है। सो अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे हैं, सो इट इज टेकिंग टाइम टू मेक दी अटैचमेंट। थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को ये अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे। एंड फिर उसके बाद जैसे ही ये सारे अपलोड हो जाएंगे उसके बाद वो आपको कॉन्फर्मेशन देगा, कॉन्फर्मेशन स्क्रीन आ जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो गए हैं, रिप्लाई सबमिट हो गया है। अब साइट ने इसको अपलोड नहीं किया है, वो इस वजह से क्योंकि मेरे दो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिसमें वो 10 MB की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैंने इसको फिक्स कर लिया है। तो अब मैं उनको, वो जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे, उनको फिक्स करूंगी, उनको दो पार्ट में डिवाइड करूंगी और फिर उसके बाद इसे अपलोड करूंगी। तो दोबारा से सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। सो मैंने दोबारा से अब अटैचमेंट्स लगा दिए हैं सेपरेट करके। एंड मैं अब इसको डिक्लेरेशन सबमिट करूंगी। ये पूरी मेहनत वो आपको सीधे बाहर ले जाता है, ऐसा भी नहीं कि वो एरर देके बोलेगा आपको कि जो एक्सेस वाली है उसे हटा दो। ऐसा नहीं करता है, साइट सीधे आपको बाहर निकाल देती है। एंड देन अब दोबारा से सारा प्रोसेस फॉलो करके आई एम ऑन बैक ऑन द स्क्रीन। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। वो ईवीसी डीएससी के लिए मैं नो करूंगी और उसके बाद भी रिप्लाई सबमिट होगा। यू कैन सी दैट। सो रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है क्योंकि फाइल का साइज सही हो गया एंड सब कुछ एज पर दी पैरामीटर्स था। सो आपको मैंने बताया ईवीसी और डीएससी के लिए नो करने के बाद भी आपका रिस्पॉन्स सबमिट हो जाता है। सो योर ई असेसमेंट रिस्पॉन्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ये वाला मैसेज अब आपके पास आ गया है। सो अब क्योंकि हम इस रिप्लाई को पार्शियल रिस्पॉन्स में सबमिट कर रहे हैं, हमारे पास अटैचमेंट ज्यादा है, तो मैं बाकी की सारी रिप्लाई भी इसी तरीके से सबमिट करूंगी, अटैचमेंट्स को सबमिट करूंगी एंड फिर मैं आपको व्यू करना बताऊंगी। मैं अब रिप्लाई सबमिट कर चुकी हूँ। तो अभी तक मैंने पार्शियल रिप्लाई सबमिट किए थे। मैं अब आपको फुल रिस्पॉन्स पे क्लिक करके मेरा फाइनल रिप्लाई सबमिट करूंगी इन कंटिन्यूएशन। अब ये मेरा फुल रिस्पॉन्स है, तो I'll just make an attachment. तो मैं उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करूंगी। ये फिर से मुझसे पूछेगा, ईवीसी डीएससी से मैं फिर से वेरीफाई नहीं करूंगी। माय रिस्पॉन्स इज सबमिटेड अगेन। अब मैं अपने रिस्पॉन्सेज व्यू करूंगी। मैंने सबसे पहला जो रिस्पॉन्स सबमिट किया था वो 19/2 को था। मैंने इसमें एडजॉर्नमेंट ली थी बिकॉज मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं थे। तो अब मैंने आज की डेट में ऑलमोस्ट सारी रिप्लाई सबमिट कर दी है। तो आपको यहाँ पे ये सारी रिप्लाईज मिल जाएंगी। आप बैक जाके व्यू करके आप इंडिविजुअल रिप्लाईज को भी चेक कर सकते हैं कि कहीं आपने कोई अटैचमेंट मिस तो नहीं किया है। एंड फिर अब आपका ये रिस्पॉन्स सबमिट हो गया है। तो अब क्योंकि मैंने फुल रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया है तो अब इसमें हमें कुछ करना नहीं है। अब आगे जब क्वेरी आएगी देन फिर हमें दोबारा से रिस्पॉन्स सबमिट करना होगा। सो आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड इसमें आपकी काफी सारी क्वेरीज एंड काफी सारे इश्यूज ट्रबल शूट हुए हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन आइकन आप जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट जब भी कोई मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियोस आएंगी तो वो आपको सबसे पहले आपके इनबॉक्स में रिसीव हो जाए एंड आप उसका बेनिफिट ले सकें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।